हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को आज ईद की मुबारकबाद हो। ईद मुबारक हो सभी को। तो आज हम लोग जो है 14 मार्च के कंप्लीट करेंट अफेयर को करेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट करेंट अफेयर जो भी 14 मार्च में हुए हैं करेंट अफेयर, उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक ना। तो बिना समय को गवाए हुए ईद मनाते हुए हम लोग क्या करेंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं 14 मार्च को, यानी कि 14 मार्च को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग। चलिए, ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या कहता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट कौन बना है, इंदिरा गांधी, ठीक ना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। आइए इसके पीछे की और भी नॉलेज को लेते हैं कि आखिर इनको ही क्यों बनाया गया है, इसी एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाया गया है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, कहता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। याद रखिएगा, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ, दिल्ली में है। वो 7th बार, यानी कि 7वीं बार एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ क्या बना हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और एयरपोर्ट सर्विस कॉलोनी के रूप में, तो आपको मैंने क्या बताया कि जो एयरपोर्ट हमारा है वो सबसे ज़्यादा, मतलब उसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ASQ मिला हुआ है, यानी कि सर्विस क्वालिटी पुरस्कार मिला हुआ हमारे कौन, IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और आगे की ओर देखेंगे और भी जानकारी को लेते हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं एशिया प्रशांत में सबसे ज़्यादा है, सर्वोत्तम मानी गई है, ठीक ना। कौन से, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त, तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1986 को हुई थी। 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। IGI की स्थापना, इनकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना 2 मई 1986 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा था, सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी और भी जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस एयरपोर्ट से संबंधित नॉलेज है, उसको भी और मैं आपको बता रहा था। जैसे मैं चेन्नई में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया। चेन्नई में एक एयरपोर्ट और बनाया गया, उड़ान यात्री कैफ़े। और मध्य प्रदेश में 8वीं बार सार्वजनिक एयरपोर्ट दतिया में बनाया गया। MP में जो हमारा सार्वजनिक, मतलब सभी लोगों के लिए ना, कितने बार, 8th बार बनाया गया दतिया में। स्थान दतिया है, कहाँ, MP में। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कह रहे कि दिल्ली एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने क्या किया है, सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म जो है ना लॉन्च किया है। दिल्ली, कहाँ, दिल्ली के एयरपोर्ट ने, याद रखिएगा। और दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका नाम क्या है, अल अलमक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अलमक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक ना। और देखिए, लद्दाख में न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ाकू एयरपोर्ट बना है। कहाँ, लद्दाख में। ये आप देख सकते हो, ये लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बना है। तो प्रश्न आएगा, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ है, तो लद्दाख में। और वो कहाँ बना हुआ है, तो देख सकते हो नियोमा में बना हुआ है, नियोमा, ठीक ना। कहता है कि गुवाहाटी हवाई अड्डा, जिसकी डिजिट यात्रा जो है सुविधा पाने वाले पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट बना है। सुविधा पाने के लिए कहाँ, गुवाहाटी में ये बनकर तैयार हुआ है। कौन सी यात्री, तो डिजी यात्री, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का करेंट अफेयर का आपके पास दूसरा प्रश्न है।
दुबई में प्रत्येक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? दुबई में बताइए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो हमारा वो भारत है, इंडिया ही है जो हमारा दुबई में सबसे बड़ा स्रोत है। किसके? दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का। वो सबसे मतलब ज़्यादा जनसंख्या क्या इंडिया की पाई जा रही कहाँ? दुबई में। ये कहने का मतलब है। आइए और भी इसके पीछे के नॉलेज को ले रहे हैं हम लोग। देखिए ये हमारे दुबई के सीएम साहब हैं। इनकी सीएम की नज़र देखिए, ये सीएम की नज़र, ये सीएम के नज़र की तुलना कीजिए। ये हमारे भारत के सीएम जो क्या है बिल्कुल शांत स्वभाव वाले, और इनकी नज़र देखिए कैसे अटैक कर रही है। ये नज़र देख रहे हो इनके देखिए। तो कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको ये बता रहा था कि अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ते हुए भारत ने 2024 में दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बन गया है। मतलब ज़्यादा जो हमारे विदेशी निवेश जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंडिया वहाँ रहने जा रहे हैं। कौन से हमारे हैं? इंडिया में इंडिया वाले हैं, ठीक ना? बात समझ में आ रही होगी आपको। एफडीआई का जो फुल फॉर्म आपका क्या है? एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक ना? करने वाले कौन हमारे हैं? जो हमारे भारतीय है। कहता है कि 2024 में दुबई में कुल एफडीआई का कितना परसेंट? तो 21.5% भारत में आया है। कितना परसेंट आया है? तो 21.5% हमारे भारत में आया है दुबई का कुल। आगे बढ़ेंगे और भी देखिए और क्या कहा जा रहा है कि दुबई में दुबई में जो हमारा अमेरिका का कितना है? तो 13.7, फ्रांस का 11। ये सारी मतलब दुबई की मैनेजमेंट की बात की जा रही, ठीक ना? कितना कितना दुबई में अलग अलग जो हमारे कंट्रीज है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यूके में 10 और स्विट्ज़रलैंड में क्या 6.9 हमसे एफडीआई आया है, ठीक ना? और फिर देखिए विदेश में किसी व्यवसाय या कंपनी में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश किसे कहते हैं? इनकी एफडीआई कहते हैं किसे हैं? तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि विदेश में किसी भी व्यवसायिक कंपनी में किया गया निवेश, जैसे विदेश में कोई कंपनी है उसमें कोई भी अदर कंट्री की कंपनी क्या करेगा? निवेश करेगा। कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन या जो भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक ना? मतलब कोई कंपनी है, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप जानते हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्ट करेगा ना तो वो हमारी एफडीआई के अंतर्गत वो आती है। मतलब विदेश में पाए जाने वाली, ठीक ना? फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्रीज में। आर गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आ रही होगी, इन्वेस्ट करने वाली जो है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए और भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में जानते हैं दुबई से संबंधित। दुबई में उड़ने वाली टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ये जो देख रहे हैं दुबई में ये टैक्सी सेवा, ये जो बिल्कुल हम एयर प्लेन का काम करेगी, बिल्कुल हम उड़ के लेके जाएगी। आपको कहीं भी जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बिल्कुल वहाँ बैठिए आराम से, उड़न खटोला है, उड़ा कर लेकर आपको जाएगी। तो शुरू की गई है टैक्सी सेवा, ठीक ना? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2025, मतलब इस साल हुआ है 2025 का आयोजित भी दुबई में किया गया है, होने वाला है, ठीक ना? दुबई में ही होगा। और भी सुनिए, दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया गया है। मतलब दुबई में सोने की सबसे बड़ा सोना का ईंट पाया गया है, ठीक ना? दुबई में। आगे बढ़ते हैं और भी नॉलेज को लेते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अब अगला प्रश्न, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल का प्रश्न आपके सामने। आईपीएल में 2025 में दिल्ली के जो कैपिटल्स कप्तान जो हैं कौन बने? जैसे आप लोग आईपीएल में देखते हो, जल्दी से बताओ कौन बने हैं? तो अक्षर पटेल बने हैं हमारे कप्तान। कौन बने? अक्षर पटेल। कौन? दिल्ली में। जैसे दिल्ली वाली टीम ने हमारे अक्षर पटेल को, यही हमारे अक्षर पटेल है, कैप्टन बनाया है, ठीक ना? दिल्ली में
और कहते हैं अक्षर पटेल जो हमारे हैं 2019 से दिल्ली कैपिटल का हिस्सा बने हुए हैं। कब से? 2019 से ये कैपिटल का हिस्सा बने हुए हैं हमारे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जो है हमारे दिल्ली टीम के कैप्टन बने हुए हैं। उन्होंने अक्षर पटेल को दिल्ली कैप्टन ने आईपीएल मेगा क्या दिया है? आईपीएल मेगा ऑक्सीजन से पहले बार मतलब 16.50 करोड़ रुपया में रिटर्न किया है। मतलब उनको ये पुरस्कार मिला है मेगा के रूप में। कितने? 16.50 करोड़। दिल्ली कैप्टन टीम के जो हमारे मालिक हैं वो क्या है? जीएमआर होल्डिंग्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भी कुछ इससे मिलती जुलती नॉलेज के लिए, जैसे अजिंक्य रहाणे जो हमारे, यही अजिंक्य रहाणे है, इनको कहाँ? कोलकाता नाइट जो है नाइट राइडर्स का कैप्टन बनाया गया है अजिंक्य रहाणे को। तो आइए अब आईपीएल के बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक है, जिसका प्रशासनिक कौन करता है? बीसीसीआई करता है। और इसकी संस्करण कब हुई थी? 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी। और सबसे अधिक इसमें विजेता कौन कौन टीम रही है? तो चेन्नई सुपर किंग, फिर उसके बाद जो हमारे मुंबई इंडियन टीम में कितने? 5 खिताब इन्होंने प्रत्येक जीता है। आगे बढ़ेंगे, आइए देखते हैं। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार जो स्पॉन्सर देने वाली है हमारे आईपीएल मैच में टीम को कौन देगी? तो टाटा कंपनी देगी। टाटा कंपनी है ना, वो स्पॉन्सर में क्या मतलब उसको प्राइज मनी और पैसा जो भी है विजेता लोग को क्या टाटा देगी इस बार। और आईपीएल 2024 में किसने जीता था? तो हमारे कोलकाता नाइट राइडर ने जीता था। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आईपीएल की टीम में जो कैप्टन रहे हैं कहाँ कहाँ के, वो देख लेते हैं। गुजरात में जैसे में गुजरात के हमारे सुमन गिल हैं, और लखनऊ सुपर किंग जेंटर्स के हमारे ऋषभ पंत हैं। चेन्नई सुपर किंग के कौन हैं? ऋतुराज। फिर उसके बाद पंजाब किंग के कौन है? ये शेर अय्यर हैं। फिर राजस्थान के कौन है? हमारे संजू सैमसन हैं। ये सारे हमारे कैप्टन हैं आईपीएल टीम वाले के। और भी देखते हैं, जैसे मुंबई के कौन है? तो हमारे हार्दिक पांडे। देखिए हार्दिक पांडे हैं ऑलराउंडर। और रॉयल चैम्पियन कौन है? चैम्पियंस बेंगलोर के वो हमारे हैं रजत पटीदार हैं। और सनराइज ऑफ हैदराबाद के कौन है? तो पेट कमिंग है। ये सारे हमारे आईपीएल टीम के क्या हैं? देखिए अगला प्रश्न आपका करेंट अफेयर आपके सामने है। प्रधानमंत्री युवा लेखक जो हमारे मेंटरशिप जो योजना 2025 में मेंटरशिप का जो योजना है युवा लोगों के लिए शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो किस मंत्रालय ने की है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री ने युवा लोगों के लिए लेखक के लिए क्या मेंटरशिप जो चलाई है वो किस मंत्रालय ने उसका किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही द्वारा ये चलाई गई प्रधानमंत्री। आइए इसके पीछे की और भी नॉलेज को लेते हैं। इसके पीछे चलाने का इसका क्या पर्पस है, आइए देखते हैं। देखिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में प्रधानमंत्री युवा लेखक जो मेंटरशिप योजना है पीएम के द्वारा चलाई गई YUVA, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ मेंटरशिप योजना, वो चलाई गई है किसमें? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। अब इसके पीछे क्या योजना है भारत सरकार का, क्या पर्पस है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि उनका क्या थीम है। हमारे पीएम साहब की क्या थीम है, आइए देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। 30 वर्ष में कम उम्र के युवा, मतलब जो 30 साल से कम उम्र के युवा है वो लेखकों को प्रशिक्षित कराना है। मतलब लेखन क्षेत्र में, मतलब पाठक जो हमारे पाठन जो मतलब लिखने वाले काम करते हैं उनके क्षेत्र में क्या प्रशिक्षण कराना है, पठन पाठन के क्षेत्र में। ठीक ना, और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सके। हमारे आजकल युवा है कुछ मतलब लिख सकें उनके बारे में और उसको पब्लिश कर सकें, जैसे किसी भी टॉपिक। जैसे अभी तत्काल में एक भारत विकास के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने शायद 16 अप्रैल से पहले के बीच में मांगा है हर यूनिवर्सिटी में। तो आपको भी इसके बारे में जानते हो। तो इसके पीछे उनका पर्पस ये है कि
के पीछे उनका पर्पस ये है कि वो भारत की हर युवा से अपनी क्या वो थीम को समझना चाहते हैं, उनकी सोच को जानना चाहते हैं कि क्या वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ठीक ना। क्या और भी सुधार लाने के रूप में हमारे भारत में एजुकेशन के रूप में और भी वो क्या मांग रहे हैं और भी उनकी क्या डिमांड है। तो हमारे भारत सरकार ये बहुत अच्छी योजना है, इस पर हम लोग सब लोग को क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में शुरू की गई कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारी पीएम साहब की कुछ योजनाएं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 11 जनवरी 2023 से स्टार्ट है। हर घर घर में 5 kg राशन देना, जो अभी फ्री बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है, अभी भी मिल रहा है। और आयोग जो हमारे आरोग्य मैत्री में 13 जनवरी 2023 से स्टार्ट की गई है। आयोग मैत्री मतलब आपस में अलग देशों का संबंध हमारे देश से क्या अच्छा हो, एक मैत्री भाव हो, मित्रता की भाव। जल जन अभियान भी शुरू किया गया, जो हमारे 2023 में हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्ट कर दिया था। कब? 16 फरवरी को। हर घर में जल की सुविधा उपलब्ध हो, हर घर में मिल पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका करंट अफेयर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या कहता है कि विश्व उपयुक्त अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारा जो कस्टमर राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो कब किया जाता है? 15 मार्च को किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके पीछे की। देखिए क्या कह रहा है कि हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, कस्टमर राइट डे जो हमारा है वो कब मनाया जा रहा है? तो आपको मैंने बताया 15 मार्च को मनाया जा रहा है, जो 15 मार्च को हम लोग करेंट अफेयर वाले ही कंप्लीट कर रहे हैं। इससे आपको ये पता होगा 15 मार्च के करेंट अफेयर को ही हम लोग जान रहे हैं। इस साल भी 15 मार्च को मनाया गया और यह हर साल उपभोक्ता अधिकार और ज़रूरत के बारे में वैश्विक जागरूकता को क्या बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे उपभोक्ता मतलब जो भी कस्टमर्स लोग हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, उनको एक रोज़गार मिले, वो अपने रोज़गार में वैश्विक स्तर से क्या बढ़ें, अपने काम को और अच्छे स्तर पर लेके जाएं। इसमें उनको क्या इस डे का सेलिब्रेट करके उनको ये संदेश दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे जो हमारे हैं वो इसी पहली बार कब मनाया गया? तो 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1983 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है 2025 का विषय क्या था? 2025 इस बार जो मनाया गया है, थीम क्या था इसका? क्या था थीम? टिकाऊ जीवन शैली की और उचित बदलाव। जो हम लोग जीवन शैली अपना रहे हैं उसकी और चेंज करना लाइफ को, ठीक ना, मतलब लाइफ को और अच्छे स्तर पर लेके जाना। भारत सरकार में जो भारत में हर साल ये कितने तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता के रूप में। अभी जो हम लोग 25 मार्च को मना रहे हैं वो हमारे कौन है? इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो कस्टमर राइट डे मनाया जा रहा है। और जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं वो 24 दिसंबर को करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि कुछ और भी जो आपकी महत्वपूर्ण नॉलेज है उसमें अभियान जो स्टार्ट किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन राहत कब चलाया गया था? 2013 में। और कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड के बाढ़ के द्वारा चलाई। जब उत्तराखंड में बाढ़ वगैरह आई थी ना, तो उस समय ऑपरेशन राहत की सुविधा चलाई गई थी। इसमें क्या था कि जैसे बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना, उनको फिर एक अच्छे जगह पर पहुंचाना, फिर उनकी खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, तो ये राहत के रूप में जाना जाता है। तो कब चलाया गया था? 2013 में चलाया गया था हमारे उत्तराखंड का, जब ये बाढ़ का प्रेशर आया था, तो इसके कारण। अब ऑपरेशन मैत्री जैसे मैं कह रहा हूँ, तो मैत्री का मतलब क्या आता है कि मित्रता की भाव बनाना जो अदर कंट्रीज से अदर कंट्री में, ठीक ना। जैसे भूकंप प्रभावी नेपाल में राहत अभियान कब चलाया गया? 2015 में चलाया गया हमारा। जब से भूकंप में जो हमारे क्या आए थे, नेपाल में जो भूकंप आया था, उन लोग क्या राहत दिया गया था हमारे भारत सरकार ने। ऐसे ही हमारे भारत में भूकंप आएगा तो मतलब मैत्री भावना, अदर कंट्री में अगर कोई घटना होती है तो हमारी भारत या किसी भी कंट्री क्या उसमें सहयोग करके उसको हेल्प देना, ये मैत्री भावना को क्या
बढ़ावा देना है। तो इसी को ऑपरेशन मैत्री के नाम से जाना गया है, जो 2015 से स्टार्ट किया गया, ठीक ना। ऑपरेशन संकट मोचन, संकट मोचन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब कठिन टाइम में, कठिन से कठिन परिस्थिति में जो है अदर कंट्रीज या दक्षिण, इसमें देखिए सुनिएगा, दक्षिण सूडान से भारतीयों को निकालना, जैसे उसमें फंसे हुए कोई लोग मुश्किल काल में दक्षिण सूडान में भारतीय लोग जो फंसे थे हमारे, उसमें निकाला गया उनको, तो यही ऑपरेशन संकट मोचन के नाम से जाना गया। जैसे आपको मैंने बताया कठिन परिस्थिति में किसी की हेल्प करना, ये संकट मोचन के ऑपरेशन के नाम से। और कब से स्टार्ट की गई थी? 2016 से स्टार्ट किया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इसके पीछे के नॉलेज को ले रहे हैं। अभी देखिए जो हमारी ऑपरेशन और भी जो चल रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब जो भी मतलब हेल्प देने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन इंसानियत का भी एक ऑपरेशन है, अपना अपना एक इंसानियत भी होना चाहिए, ठीक ना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रवासी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बांग्लादेश को मानवीय सहायता, मतलब वहाँ जो हमारे प्रवासी देश जाते थे तो क्या करते थे, उनको मतलब भगा दिया जाता था बांग्लादेश को, ऐसे करके। तो मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अदर कंट्री में कोई अदर कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं या आपके राज्य में कोई अलग राज्य के लोग आ रहे हैं तो आपको उनको भगा दीजिएगा, नहीं, उनको भी एक राहत देना है। तो इंसानियत भी एक होती है कि मतलब इंसान का भी एक सबसे बड़ा अहम भूमिका हमारे लाइफ में रहती है, ठीक ना। इसलिए इसको चलाया गया था 2017 में। फिर 2018 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो 18 में जो चलाया गया निस्तार ऑपरेशन चलाया गया। इसमें क्या है कि यमन से भारतीय नागरिकों को निकालना, यमन जो है हमारे, उससे भारतीय नागरिक को निकालना था। और ऑपरेशन बंदर जो चलाया गया, जो 2019 में चलाया गया, इसका क्या था उद्देश्य? कि इसका उद्देश्य ये था मेरे दोस्त कि पुलवामा आतंकी हमले की प्रतिक्रिया जो है ना, उससे उसको रोकना, उसको बचाना, इसको बताया गया, ठीक ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज क्या किया, करेंट अफेयर को कंप्लीट किया। कौन सी करेंट अफेयर का? तो 2025 में जो 15 मार्च को हुए थे करेंट अफेयर, उनको हम लोग आज कवर किए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले दिन में। इसी प्रकार आप लोग बने रहें। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, और सभी को ईद मुबारक।